नमस्कार बच्चों, मैं अमित कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं इसरो अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया से होंगे और अपनी तैयारियों में लगे रहेंगे। तैयारियों को छोड़ना नहीं है। हो सकता है परीक्षाएं कभी आउट हो, कभी ये हो, रिजल्ट नहीं आता प्रॉपर, लेकिन इससे अपने साहस को नहीं तोड़ना है, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही काम है, हम तैयारी कर सकते हैं। बाकी समस्याएँ जुड़ी हैं, आएंगी, इनका सामना करना पड़ेगा। व्यवस्थाएँ गलत होती हैं तो उससे हमें थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन हमें अपने जोश में कमी नहीं आने देनी है, क्योंकि हमारा जन्म ही उसी लिए हुआ है। जब तक अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करेंगे तब तक उसके छोड़ना नहीं है। तो चलिए कि जैसा कि मैं कह रहा था कि आपका जो क्लास चल रहा था फ्यूल में हम लोगों ने नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के जो अनवीकरणीय स्रोत हैं, परंपरागत स्रोत हैं जो पर प्रदूषणकारी होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और उनसे बने पदार्थ। आज उस क्रम में हमारा ये अंतिम टॉपिक होगा, ठीक है। इसमें हमारा एक चीज़ बनती है न्यूक्लियर एनर्जी, जिसको एक सेपरेट टॉपिक के रूप में मैं अलग से लेके आऊँगा, नाभिकीय ऊर्जा। लेकिन आज उसके क्रम में जो हमारा टॉपिक है मानव निर्मित ईंधन, मैन मेड फ्यूल्स। मैन मेड फ्यूल्स में हम उन फ्यूल्स को पढ़ते हैं जो ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इनके प्रयोग के दौरान इनका यूज़ करते हैं। उसी निर्माण के दौरान हम मनुष्य अपनी बुद्धि विवेक से, अपने प्रयासों से कुछ अन्य ईंधनों का निर्माण कर लेता है, जिनका उपयोग वो अलग तरीके से करता है। ऐसे फ्यूल्स को हम मैन मेड फ्यूल कहते हैं, मानव निर्मित फ्यूल कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, ऑयल गैस, कोल गैस, प्रोपेलेंट्स मतलब जो रॉकेट में लगते हैं। जैसा कि मैंने एक फिगर दिया हुआ है कि जो हमारी मिसाइल है, रॉकेट है, इसमें कौन से फ्यूल लगते हैं, तो ये भी एक प्रकार के मैन मेड फ्यूल होंगे, ठीक है। तो आज लेके इस चैप्टर को हम आगे बढ़ते हैं, और इस क्रम का मैंने बताया फ्यूल जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं उनके क्रम में ये लास्ट टॉपिक है। फ्यूल नहीं खत्म हुआ, अभी देखिए हम लोग पढ़ेंगे जब रिन्यूएबल में जो आपके टॉपिक कई जगह काम आएंगे, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, वाटर एनर्जी, ऐसी चीज़ों को हम पढ़ेंगे जिसमें हम केमिस्ट्री, थोड़ा ज्योग्राफी, थोड़ा फिजिक्स, साइंस, कुछ भी कहिए, वो सबका मिक्सचर होगा और आपके विभिन्न एग्जाम्स में काम आएंगे, ठीक है। तो आज के चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो मानव निर्मित ईंधन में, मैन मेड फ्यूल्स में, जो फ्यूल्स सबसे अधिक पॉपुलर है परीक्षाओं में जो सबसे अधिक पूछा गया है वो शब्द है, दैट इज प्रोड्यूसर गैस। कौन सा? प्रोड्यूसर गैस। जो शब्द सबसे अधिक पॉपुलर है वो है हमारा प्रोड्यूसर गैस। देखिए, इसके दो ही तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पहला ये क्वेश्चन बनता है कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है और ये क्या है। तो निर्माण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्या है। तो देखिए, प्रोड्यूसर गैस हमारी नाइट्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का मिश्रण होता है। तो हम कहेंगे प्रोड्यूसर गैस क्या है? नाइट्रोजन गैस इसका सबसे मेन कंपोनेंट है, 65% के आसपास इसमें शेयर होता है नाइट्रोजन गैस का, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड लगभग 32% इसमें इसका शेयर होता है, और कुछ मात्रा में CO2। देखिए, CO2 डायरेक्ट नहीं, CO2 अशुद्धियों के रूप में मिलाया जाता है, इम्प्योरिटीज़ के रूप में, ताकि इसका उपयोग सही से किया जा सके। ये भी ज़रूरी होती है, ये ज़रूरी है, लेकिन मिलाना पड़ता है कम मात्रा में, ठीक है। तो हमें जब बताना है कि भाई प्रोड्यूसर गैस क्या होती है, तो प्रोड्यूसर गैस हमसे पूछा जाएगा, हम कहेंगे नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ मात्रा इम्प्योरिटीज़ के रूप में CO2 का मिक्सचर है, ठीक है। क्या यूज़ होता है भाई? हाँ, कैसे बनती है मैंने बताया। तो जो बहुत गर्म कोयला होता है, कोयले पर हम भाप, स्टीम को डालते हैं हवा के मिश्रण के साथ, जिसके कारण एक नई गैस तैयार हो जाती है। इसी गैस को हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन होगा भाई कैसे तैयार? तो गर्म कोयले पर स्टीम और हवा के ब्लो को एक साथ छिड़काव किया जाता है, जिससे एक नया गैसियस फ्यूल तैयार होता है, जिसको हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। क्या है? तो नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें मेन कंपोनेंट क्या है? तो हम कहेंगे भाई प्रोड्यूसर गैस का मुख्य कंपोनेंट नाइट्रोजन गैस है। कहाँ उपयोग होता है इसका? तो देखिए, इसका ऐसी जगहों पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमें चीज़ों को धीरे धीरे उबालना है, गर्म करना है। तो ऐसी जगह जहाँ पर जैसे मेटल ओर होते हैं, धातुओं को गलाने के लिए, जैसे कांच को गलाने के लिए, ऐसी जगहों पर इनका यूज़ होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। सभी गैसीय ईंधन में जितने भी गैसी फ्यूल हैं, इनका ये सबसे सस्ती मात्रा में, सबसे सस्ती चीपेस्ट तैयार होती है,
और दूसरी बात, इसका लो कैलोरिक वैल्यू होता है, इसलिए सस्ती होने के बावजूद हम घरों में इसका यूज़ क्यों नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि उसको बनाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ कैलोरिक वैल्यू कम है, इसका मतलब प्रोडक्शन, मतलब ये हमें हीट पर किलोग्राम बहुत कम देगा ऊष्मीयमान, इसलिए इसका यूज़ नहीं किया जाता है। ऐसी जगहों पर जहाँ पर धीमे धीमे जल रहे हैं, आसाम से काम चल रहा है, नहीं है तो भाई समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। एक नई गैस पर उत्पन्न हो गई, हम एक चीज़ बना रहे थे, दूसरी बन गई। तो प्रोड्यूसर गैस क्या है, कहाँ पे यूज़ हो रही है, बेसिकली क्या है और कैसे बनती है, ये 2 पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसी बात को हम लोग फटाक से इंग्लिश में देख लेते हैं। मैन मेड फ्यूल्स में प्रोड्यूसर गैस, तो प्रोड्यूसर गैस इज ए combustible gas manufactured by blowing a mixture of steam and air upwards through a bed of red hot coke। मैंने बताया बहुत ही गर्म कोयले पर, ठीक है, या कोक पर हम बहुत स्टीम को या हवा के एक छिड़काव करते हैं, स्टीम और हवा का, जिससे एक नया गैसियस फ्यूल तैयार हो जाता है गैसिफाइड फॉर्म में। इसे ही हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। मैंने अभी बताया प्रोड्यूसर के गैस में 65% नाइट्रोजन, 32% कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, और इम्प्योरिटीज के फॉर्म में इसमें CO2 होता है। ठीक है, सभी गैसों में सबसे चीपेस्ट है, इट इज़ चीपेस्ट गैस बट हैव लो कैलोरिक वैल्यू होती है, इसलिए इसका मतलब तभी मैंने बताया। और मेनली यूजेस द एक्सक्रेशन ऑफ ग्लास एंड मेटल्स, तो जहाँ धातुओं और कांच को गर्म किया जाता है, एक्सक्रेशन किया जाता है उसके अयस्क से, और से, वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम कहेंगे वाटर गैस। तो एक क्वेश्चन पहले तो यहीं से, वाटर गैस जो जलती है बिल्कुल ब्लू फ्लेम देती है, ब्लू दिखती है, इसका रंग कैसा दिखता है, नीले रंग की। तो नीली गैस या ब्लू गैस इसे कहते हैं वाटर गैस। देखिए हिंदी के नाम मत याद रखिएगा, भाप, अंगार गैस कंफ्यूजन करता है, तो इंग्लिश वाले नाम जैसे प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, इंग्लिश वाले नाम याद रखने, वाटर गैस। जल गैस कभी नहीं आएगा, हाँ भाप अंगार गैस हिंदी में लिख के आ जाएगा उसका, लेकिन आप कोशिश करिए इंग्लिश वाला शब्द याद रखिए, आसानी से याद रहेगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में। तो वाटर गैस या ब्लू गैस, देखिए ये क्या है, तो इसमें मेन कंपोनेंट हाइड्रोजन है, तो इसमें 50% हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन गैस है, और 45% कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ध्यान रखिएगा। तो इन दो का कॉम्बिनेशन है वाटर गैस, नीले रंग की बनती है इसलिए इसको ब्लू गैस भी कह देते हैं। संश्लेषण गैस एक उपयोगी उत्पाद है, यहाँ संश्लेषण गैस नहीं होना चाहिए, वाटर गैस होना चाहिए, चलिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। वाटर एक उपयोगी उत्पाद है, लेकिन इसकी ज्वलनशीलता, फ्लेमेबिलिटी और कार्बन मोनोऑक्साइड की विषाक्तता, क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसमें, इसलिए ये पॉइजनस भी हो जाता है। इसके अगर हम जद में आएंगे या इसकी पकड़ में आएंगे, हम पे इसका प्रभाव आता है तो बहुत तेज़ी से डेथ हो सकती है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग सफोकेटिंग गैस या दम घोटू गैस भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन सी गैस को दम घुटने वाली गैस कहते हैं, दम घोटू गैस कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमारे रक्त में बहुत तेज़ी से घुल जाती है, एसिमिलेट हो जाती है, इसलिए कई बार ठंडियों में हम लोग कैसे कैसे सुनते हैं कि लोग बंद करके अंदर कोई अंगीठी से आग ताप रहे थे, लेकिन जैसे ही सुबह उनको उठाया जाता है तो वो उठते नहीं हैं बल्कि उठ जाते हैं, मतलब वो जिंदा ही नहीं रहते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड उनके अंदर जाती है, सफोकेशन है, उनकी सांसें रुक जाती हैं, वोमिटिंग फील होती है, इसलिए इसको दम घोटिंग गैस या सफोकेटिंग गैस भी कहते हैं, ठीक है, सफोकेटिंग गैस। या साइलेंट किलर, ध्यान रखिएगा, इसे हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए ये नाम, अब ये तो हम साइंस पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमारे सुपर टेट के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। साइलेंट किलर किसे कहते हैं, सफोकेटिंग गैस किसे कहते हैं, दम घोटने वाली गैस कैसे कहते हैं। आप देखेंगे जो प्रीवियस एक पेपर हुआ था यूपी टेट का, उसमें जो पेपर मुझे याद है 1-2 साल पहले जो लीक हो गया था, मतलब आउट हो गया था, एग्जाम एक सेट का हुआ आउट हो गया, उसमें भी ये क्वेश्चन था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि कौन सी गैस ऑक्सीजन की तुलना में हमारे ब्लड में तेजी से एसिमिलेट हो जाती है, जिसके कारण हमारा दम घुट जाता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, वो गैस है हमारी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, साइलेंट किलर या दम घोटू गैस, सफोकेटिंग गैस, ठीक है। तो चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी रही। और देखिए, रही बात सी टेट की, सुपर टेट की,
तो अभी हमारे यहाँ सुपर टेट का बैच जो शुरू हो रहा है 10 जुलाई से शुरू हो रहा है 10:30 से 1:30 बजे तक, मतलब 3 घंटे का प्रतिदिन बैच होगा और हम लोग इसको इन चीज़ों को वहाँ पर और विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे। नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर गैस, ब्लू गैस, जिसको इंग्लिश में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो मैंने अभी बताया। मेन कंपोनेंट हाइड्रोजन है, इसका ध्यान रखिएगा। 50% हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक है, 50%, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड 45%। तो ध्यान रखिएगा कंपोनेंट यहाँ पर। वाटर गैस किसका मिक्सचर है? तो हाइड्रोजन गैस 50%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45%। मेन कंपोनेंट प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन गैस थी, और उसमें दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें हाइड्रोजन के आधार पे इंपॉर्टेंट मेन कंपोनेंट होता है, और दोनों में सेम कार्बन मोनोऑक्साइड। वहाँ पर CO2 ज़्यादा एक इम्प्योरिटीज के रूप में थी, यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, और ऐसा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना ही ध्यान रखना है हमें। वाटर गैस और ब्लू गैस ब्लू रंग की होती। नेक्स्ट देखेंगे सियान गैस, सिन गैस। इंग्लिश में इसे सिन गैस के नाम से जान क्वेश्चन आएगा, या सिंथेसिस गैस। देखिए, सिंथेसिस संश्लेषण मतलब हम एक चीज बना रहे थे, उसी के बीच में मिडिल प्रोडक्ट के रूप में एक अन्य प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाता है, जिसको हम सिन गैस, संश्लेषित गैस हिंदी में कहते हैं, या सिंथेसिस गैस इंग्लिश में कह देते हैं। देखिए, सियान गैस या संश्लेषण मुख्य रूप से, अभी देखिए वाटर गैस का जब निर्माण किया जाता है तो उसमें अभी मैंने बताया हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण जब किया जाता है, एक नई गैस बनती है जिसको हम सिन गैस या संश्लेषण गैस कहते हैं। तो ये वाटर गैस के निर्माण की प्रक्रिया में बनने वाली एक नई गैस है, ठीक है। इसमें देखिए, ये बहुत ही डेंजरस होती है। इसका यह नाम इसके प्रयोग के कारण पड़ा है, क्योंकि प्राकृतिक गैस से, नेचुरल गैस से ये अमोनिया या मिथेनॉल के उत्पादन के दौरान मध्यवर्ती एक मिडिल प्रोडक्ट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अमोनिया और मिथेनॉल जब उससे, ये बहुत ही पॉइजनस होते हैं। अभी देखिए, चेन्नई में हमने सुना होगा, आप लोगों ने न्यूज़ अगर पढ़ते तो देखा होगा कि जो जहरीली शराब पीने से लोगों की डेथ हो गई, बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वो क्या है, पॉइजनस। तो इथेनॉल बनना चाहिए पीने वाली शराब में, लेकिन क्या बन जाता है, मिथेनॉल। ध्यान रखिएगा, जहरीला, और इसी के कारण ऐसे लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है, जनरली। इसलिए ये जहरीला शराब के लिए भी बहुत जहरीला प्रोडक्ट होता है, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखने हैं ऐसी बातें। वही बात इंग्लिश में सिन गैस क्या है, तो सिन गैस और सिंथेसाइज गैस इज अ फ्यूल गैस मिक्सचर कंसिस्टिंग प्राइमरी ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑफन सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने कहा वाटर गैस की प्रोडक्शन के दौरान ये बनती है। द नेम कम्स फ्रॉम इट्स यूजेस एज इंटरमीडिएट इन क्रिएटिंग सिंथेटिक नेचुरल गैस एंड प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड मिथेनॉल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अमोनिया एंड मिथेनॉल के प्रोडक्शन के दौरान ये मध्यवर्ती गैस के रूप में उत्पन्न होती है या हमें मिल जाती है। तो मैंने कहा यहाँ पर सिंथेसिस गैस उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक नाम याद रखिएगा, सिंथेसिस गैस मैन मेड। मेन है आपका वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, और दूसरा जो नाम मैंने बताया वाटर गैस। पहला वाला नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा बेसिकली हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, ऑयल गैस, एक कोल गैस पढ़ेंगे, ऑयल गैस। ऑयल गैस में क्या है, तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसमें मीथेन, CH4, एथिलीन और एसिटिलीन का मिश्रण होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑयल गैस में क्या क्या है, मीथेन, एथिलीन और एसिटिलीन का है, और इसका यूज प्रयोगशाला में जो बर्नर जलते हैं धीरे धीरे धीरे, तो बर्नर गैस, तो प्रयोगशालाओं में बर्नर जलाने के लिए, जो बर्नर को कंप्यूज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इट इज मीन्स ऑयल गैस, हम कहेंगे ऑयल गैस इज मिक्सचर ऑफ मीथेन, एथिलीन एंड एसिटिलीन, ठीक है। एसिटिलीन, एथिलीन अक्सर हम नाम सुनते हैं, और ये बात भी देखिए सुपर टेट के एग्जाम में कितनी बड़ी आती है। सुपर टेट के एग्जाम में देखिए, फलों को पकाने वाला प्राकृतिक हार्मोन, ठीक है, फलों को
पकाने वाला प्राकृतिक हार्मोन। नेचुरल फ्रूट राइपिंग हार्मोन मतलब पेड़ में लगे लगे फल पक जाते हैं खुद से, तो वो कौन सा हार्मोन है? हम कहेंगे भाई एथिलीन। बहुत कॉमन क्वेश्चन, अब पेपर उठा के टेट सुपर टेट में, स्टेट सीटेट में तो नहीं मैं कह रहा हूँ, यूपी टेट सुपर टेट का लगभग जैसे पेट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही एसिटिलीन, एसिटिलीन फलों को पकाने वाला, फलों को पकाने वाला कृत्रिम हार्मोन। अब देखिए रही बात सुपर डेट की, मैंने कहा फिर का, अब चीज़ें अलग नहीं होती हैं, बस पढ़ने का तरीका हमारा हो जाए। हम साइंस को ईवीएस से जोड़ के, ईवीएस को में साइंस को जोड़ कर चीज़ें एक हो जाती हैं। तो स्ट्रेटजी क्या करती है? हमारी स्ट्रेटजी करती है कि चीज़ों को कंबाइन करके बताना, यही हमारा तरीका होगा एग्जाम, ठीक है। ज्योग्राफी को साइंस से जोड़कर, साइंस को ज्योग्राफी से जोड़कर, हम ऐसे ही क्लास में बढ़ेंगे आगे। चलिए, तो ये बातें हो गई आपसे। और अभी मैंने बताया कि क्योंकि हम लोग ऑयल गैस पढ़ रहे थे, तो फ्लेम बर्नर मतलब हम लेबोरेटरी में हम क्या यूज़ करते हैं, जो लैब में होता है, हम रासायनिक परीक्षण करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो उसमें इसका यूज़ करते हैं। तो वो गैस, ऑयल गैस में कौन होता है? मीथेन, एथिलीन और एसिटिलीन का मिक्सचर है। एथिलीन प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है, और एसिटिलीन रासायनिक केमिकल के फॉर्म में, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से फलों को पकाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोल गैस, कोल गैस मतलब कोयला गैस भी बोल देते हैं इसे। ठीक है, कोल गैस, कोल गैस क्या? मीथेन, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा, कोल गैस। ऑयल गैस ज़्यादा ध्यान रखिएगा, मीथेन, एथिलीन और एसिटिलीन। कोल गैस हाइड्रोजन गैस का, मीथेन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्सर, बस इतना याद रखिएगा। मैंने फिर कहा प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, इन पे ज़्यादा फोकस करिएगा, बाकी एक नज़र में डाल दिया, क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, लेकिन वहाँ से ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं। चलिए देखिए, एक नया शब्द हमें सुनने को मिला, प्रोपेलेंट। हिंदी में इसके लिए शब्द हम लोग यूज करते हैं प्रणोदक। देखिए एग्जाम में सीधे क्वेश्चन ये आए हुए हैं, प्रणोदक क्या होते हैं, प्रोपेलेंट्स क्या होते हैं, प्रणोदक प्रोपेलेंट्स क्या होते हैं। देखिए, जो प्रणोदक की परिभाषा ही ये होती है कि ऐसे ईंधन जो रॉकेट को उड़ने के लिए उन्हें झटका या थ्रस्ट देते हैं, ठीक है। रॉकेट कैसे होता है? न्यूटन के थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है, मतलब उस फ्यूल में ही थ्रस्ट होता है उसको। जेट प्लेन, रॉकेट, ये किस पे उड़ रहे हैं? प्रोपेलेंट की सहायता से। तो जेट के ईंधन वो प्रोपेलेंट का काम करते हैं। रॉकेट को प्रणोदित अर्थात ऊपर की ओर भेजने में आवश्यक थ्रस्ट, मतलब एक प्रकार का झटका, थ्रस्ट उत्पन्न करने वाले ईंधन प्रणोदक या प्रोपेलेंट्स कहलाते हैं। इंग्लिश में प्रोपेलेंट कहते हैं, हिंदी में प्रणोदक कहते हैं। फ्यूल प्रोपेलेंट्स दैट प्रोड्यूस द थ्रस्ट रिक्वायर्ड टू प्रोपेल द रॉकेट अपवर्ड्स, मतलब ऊपर भेजने के लिए पर्याप्त प्रोपेल, मतलब झटका प्रदान, थ्रस्ट देते हैं, ऐसे चीज़ों को हम प्रोपेलेंट्स कहते हैं। अब एग्जाम में पूछते हैं प्रोपेलेंट्स क्या होते हैं भाई? तो प्रोपेलेंट्स रॉकेट में जो फ्यूल यूज़ किए जाते हैं, ईंधन यूज़ किए जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं। अब ये क्या है? तो उस पदार्थ को हम जान लेते हैं। तो सॉलिड प्रोपेलेंट्स भी होते हैं, लिक्विड प्रोपेलेंट्स भी होते हैं, मतलब ठोस प्रणोदक भी होते हैं और द्रव प्रणोदक भी होते हैं। ठोस प्रणोदक के रूप में हम कुछ अलग चीज़ों का यूज़ करते हैं, लिक्विड प्रणोदक के रूप में हम अलग चीज़ का यूज़ करते हैं। लिक्विड फ्यूल मतलब रॉकेट के द्रव ईंधन, रॉकेट के द्रव ईंधन किसमें? रॉकेट में। ध्यान रखिएगा इस बात को, रॉकेट के द्रव ईंधन और रॉकेट के ठोस ईंधन।
रॉकेट के द्रव ईंधन और रॉकेट के ठोस ईंधन, वो चीज़ हमें याद रखनी। क्या यूज़ किया जाता है इनमें? देखिए, लिक्विड द्रव ईंधन के रूप में हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन, मतलब द्रव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम द्रव फॉर्म में यूज़ करते हैं लिक्विड में, द्रव हाइड्रोजन, और लिक्विड ऑक्सीजन, द्रव ऑक्सीजन। एग्जाम में क्वेश्चन होगा कि रॉकेट फ्यूल के रूप में द्रव फ्यूल में कौन कौन सी गैसें यूज होती हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन गैसियस फॉर्म में नहीं, लिक्विड फॉर्म में। और ऐसी गैसों को हम लिक्विड करने के लिए कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस करने के लिए उनका टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे भाई, हाइड्रोजन गैस को किस टेम्परेचर पर लिक्विड किया जाता है गैस से? -253 डिग्री सेंटीग्रेड, छोटा मोटा -253, -253 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऑक्सीजन को लिक्विड करने के लिए हमें -183 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसके टेम्परेचर को गिराना पड़ता है, 183। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन। अब मुद्दा उठता है कि ये सॉलिड फ्यूल के रूप में कौन से पदार्थों का यूज करते हैं? तो इसमें एक नाम याद रखना है, सॉलिड फ्यूल के रूप में शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखेगा STPB। वो सॉलिड फ्यूल क्या है? STPB। STPB का फुल फॉर्म ध्यान रखना है, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडीन, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन। पॉलीब्यूटाडाइन, ठीक है, STPB। भाई जरूरी था, नहीं तो हमारे हिंदी वाले बच्चे के तो इंग्लिश में इतना कठिन नाम दे दिया। हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन, STPB। तो किसका यूज कर रहे हैं? हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन, STPB एज अ सॉलिड फ्यूल। और ध्यान रखना है कि एक बार क्वेश्चन है, थोड़ा टफ करेगा, कि ऑक्सीडेंट के रूप में किसका यूज, ऑक्सीकारक के रूप में हम रॉकेट फ्यूल में किसका यूज करते हैं? ऑक्सीकारक के, ऑक्सीडेंट के रूप में तो अमोनिया पर क्लोराइड। अमोनिया पर क्लोराइड को हम, एक केमिकल कंपाउंड है, इसका यूज हम यूज करते हैं एज अ ऑक्सीडेंट, ऑक्सीकारक के रूप। अमोनिया पर क्लोराइड, STPB सॉलिड होता है, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, ये लिक्विड फ्यूल प्रोपेलेंट्स हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्रोपेलेंट्स के रूप में इनका यूज़ होता है। मीन्स रॉकेट को जब हम उड़ाते हैं तो इनको फ्यूल के रूप में, जैसे अपनी हम गाड़ियों में डीजल पेट्रोल भरते हैं, वैसे रॉकेट को उड़ाने के लिए प्रोपेलेंट्स यूज़ किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक फिगर में देख लेते हैं भाई। तो रॉकेट किस सिद्धांत के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं? तो मैं चाहूँगा जब आप वीडियो देखें तो इस कमेंट को ज़रूर बताइए कि रॉकेट किस सिद्धांत पे उड़ते हैं, मतलब अपनी जगह से ऊपर उड़ जाते हैं, ये बिल्कुल बताना है किस सिद्धांत। ये मैं बताऊंगा, आगे भी पढ़ाऊंगा। वैसे मैंने बातों बातों में आपको बता दिया है, बातों बातों में आपको बता दिया, इसका आंसर आपके वीडियो में ही छिपा हुआ है। देख रहे हैं रॉकेट, रॉकेट उड़ रहा है। अच्छा, एक सॉलिड वाला फ्यूल, सॉलिड फ्यूल इसमें यूज होते हैं, जिसमें दो तरीके के फ्यूल चैम्बर बनाए जाते हैं। एक देखिए सॉलिड वाले, ठोस फ्यूल, ये देखिए ठोस, इसमें बड़ा चैम्बर रहता है तो इसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये लिक्विड फ्यूल थोड़ा कम जगह लेते हैं। लिक्विड फ्यूल, इसमें एक पंप भी लगाया जाता है। अब ये सब आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए रॉकेट वाले फ्यूल क्या करते हैं, हर फ्यूल थ्रस्ट मारता है, जैसे क्यों, और रिएक्शन होता है जिसके कारण ये तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक होगा, और जो पढ़ रहे थे फ्लेम से जुड़े, ये फ्यूल तो नहीं है लेकिन ज्वाला, ज्वाला मतलब जब हम आग जलाते हैं तो ज्वाला दिखती है। ज्वाला मतलब जैसे जैसे हमने मैच स्टिक को, माचिस को जलाया, एक फ्लेम निकलती है ज्वाला। तो उस ज्वाला, ये गैस जलाते हैं, तो उस गैस में कौन से, कहाँ पर कोई ईंधन फ्यूल जलता है,
कहाँ ज़्यादा जलता है, कहाँ कम जलता है, कहाँ बिल्कुल नहीं जलता या बहुत कम जलता है। मीन्स जहाँ पर परफेक्ट कंब्यूशन हो जाए, जहाँ पार्शियल कंब्यूशन हो जाए या कंप्लीट कंब्यूशन हो जाए पार्शियल, और जहाँ बहुत कम होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है जो एग्जाम में हमारे फ्लेम से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, देखिए जब भी कोई हम, जैसे हमारे पास कैंडल है, मोमबत्ती है, ठीक है, मोमबत्ती मैंने ले ली, बना दी, दो फिगर दिए गए हैं, लेकिन काम एक से भी हो जाएगा, दोनों से भी हो जाएगा। दो तरीके के क्वेश्चन होंगे। जैसे कोई भी फ्लेम हमारी होती है जो सबसे आउटर, देखिए 3, हम अगर बात करें तो सबसे आउटर जो हमारा होता है, कैंडल जब जलती है या गैस वगैरह पे चाय हम जब बनाते हैं तो सबसे आउटर पे देखिए, हमारे आउटर पे जो हमारी जो कोई फ्लेम आती है, भाई आर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी, लेकिन जो सबसे बाहर आती है हमारी, ये ब्लू कलर की सबसे बाहर हल्की सी ब्लू दिखती है, और ये सबसे कम दिखती है, ये भी ध्यान रखना है। ये ब्लू कलर की जो फ्लेम है ये सबसे कम दिखती है, ठीक है, ये सबसे कम दिखती है। उसके अंदर कौन सा रंग दिखता है हमें? उसके अंदर हमें थोड़ा सा येलो दिखता है, उसके अंदर थोड़ा सा येलो कलर दिखता है, ये देखिए। और उसके अंदर हमें कौन सा दिखता है? उसके अंदर हमें रेड दिखता है, ठीक है। तो देखा जाए किसी फ्लेम के, और सबसे नीचे जहां पर कुछ नहीं जलता वहां पर थोड़ा ब्लैक ब्लैक आ जाता है, ब्लैक। यहाँ पर जहाँ पर मोमबत्ती की धागा होता है वहाँ पर देखते हैं ना, तो ब्लैक ब्लैक इकट्ठा हो जाता है। फिर नीचे कैंडल तो है ही है। तो देखा जाए बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। ये ब्लू वाला सबसे आउटर पार्ट होता है, बाहरी हिस्सा, आउटर हिस्सा। येलो वाला मिडिल होता है, ठीक है, मिडिल होता है। और रेड वाला ये इनर होता है, सबसे अंदर वाला, 3 वाला हिस्सा होता है। तो जो आउटर किस रंग का होगा, सबसे किसी भी ज्वाला का सबसे बाहरी हिस्सा, हम कहेंगे भाई ब्लू होता है। भाई कैसा चल रहा है, ये ब्लू सबसे बाहरी। बीच में कौन सा रंग दिखता है, येलो दिखाएंगे भाई। मिडिल में, मध्य में ये बाह्य, हिंदी में बाह्य कहेंगे, बाहरी हिस्सा। ये मध्य कहेंगे, और ये आंतरिक, ये आंतरिक हिस्सा, ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक कंबशन कहाँ होता है, सबसे बाहर में। ये यहाँ पर जहाँ ब्लू होता है, जब गैस पूरा सिलेंडर भरा होता है तब हमारी ज्वाला जैसे हमें ब्लू दिखती है। ये आउटर वाला किस कलर का आ जाता है, तो हम कहेंगे ब्लू। मिडिल वाला येलो, मिडिल वाला हम कहेंगे येलो, ठीक है। और सबसे इनर वाला रेड। और जहाँ पर मतलब कार्बन पूरी तरह से जल ही नहीं पाता, इनकम्प्लीट, तो हम कहेंगे भाई ब्लैक। तो बाहर से अंदर की ओर अगर हम आए तो सबसे पहले नीले रंग ज्वाला, फिर येलो ज्वाला, पहले नंबर पे ब्लू, फिर दूसरे अंदर की ओर येलो, फिर तीसरे पर रेड, ये रेड, और फिर जहाँ बिल्कुल नहीं वो ब्लैक। तो थर्ड नंबर पर हम रेड को रखेंगे, फोर्थ पर ब्लैक को रखेंगे, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा कंबशन, तो क्वेश्चन यही है आउटर पे क्या होता है, हम देखेंगे यहाँ पर जो सबसे बाहरी ज्वाला होती है इनविजिबल, अदृश्य होता है। जो नंबर 1 मतलब अदृश्य होता है। दूसरे नंबर पर विजिबल, सबसे ज़्यादा पीला वाला रंग हमें दिखता है, ये विजिबल है, ठीक है। और डार्क जो सबसे अंदर वाला होता है, इसको हम डार्क कहते हैं, ठीक है। तो बाहरी ब्लू होती, इनर जहाँ पर सबसे ज़्यादा। तो सबसे अधिक दहन कहाँ होता है, जहाँ इनविजिबल है। तो ब्लू रंग की ज्वाला में सबसे ज़्यादा जलाने की क्षमता होती है। इसलिए जब कोई क्वेश्चन हो, अगर किसी, जैसे पटाखे हम जलाते हैं, तो जब मोमबत्ती या कैंडल या चिराग में हम पटाखा लगाने जा रहे होते हैं, तो हमें बिल्कुल जो उसकी बत्ती होती है, अक्सर हम क्या करते हैं, उसमें अंदर तक लगाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे करने पे वो देर में जलेगा। तो सबसे जल्दी हमारी आग कहाँ पकड़ेगी, सबसे बाहरी हिस्से में, जो हमें दिखता नहीं है। मतलब पीले के बाहर एक हल्की नीली धारा नीली ज्वाला होती है, तो उसी नीली ज्वाला में हमारा सबसे अधिक कंबशन होता है, सबसे परफेक्ट कंबशन होता है, ठीक है। आई होप आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज का हमारा साथ बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। देखिए मैंने फिर कहा, हमारा फ्यूल का एक बड़ा सेक्शन खत्म हुआ है। इनडायरेक्टली हमने इसमें इतनी चीज़ें पढ़ ली हैं, अगर आप इसको वास्तव में रिवाइज करेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो इन सेक्शन से जो क्वेश्चंस आपके लेवल पे आते हैं हमारे, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो,
यूपीपीसीएस तक के मैं कहता हूं कि आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू।